हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एन जोन में। ये तो पता ही है कि आप लोगों को कि ये बुक हम कहाँ तक कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप ये बुक रोक क्यों रखे हैं। तो मेरा मेन मोटिव क्या है इस बुक को करने का, मतलब इस बुक को कैसे करने का, थोड़ा जल्दी करने का। जल्दी इन द सेंस कि मतलब छोटी छोटी वीडियो जो मैं बना रहा था, क्योंकि रिवीजन के लिए, रिवीजन आप छोटी वीडियो से नहीं करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि जैसे पूरा पॉलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाए। तो मैं वही अब ट्राई करूँगा। जितना मैं तीन वीडियो बना दिया था उसको भी मैं मर्ज कर दूँगा। लेकिन आने वाले समय में मतलब मुश्किल से 2 या 3 वीडियो मुश्किल से होगी जिसमें पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ये मेरे बारे में कुछ आप देख सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं। कहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं मैं बताता हूँ। हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू का 3 पार्ट, मतलब शुरू का 4 पार्ट। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिस्कस कर चुके। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका, यूनियन इन स्टेट, नागरिकता, मूल अधिकारी, जो इस वीडियो में कम से कम आएगी यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए 2 वीडियो आएगी, 2 वीडियो में एक में यहाँ और दूसरे में यहाँ। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। क्लियर? यहाँ से हमें डिस्कस करना है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर हैं। सबसे पहले, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख, जो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है, किस नाम से किया गया है। तो सबसे पहले हम जब भी अपना प्रियम्बल देखते हैं, प्रियम्बल में साफ लिखा हुआ है बी, जैसे प्रियम्बल नहीं सॉरी, पहला जो हमारा आर्टिकल लिखा है आर्टिकल 1, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमने क्या नाम लिखा है, इंडिया। हमारा नेम नेशन का क्या है, इंडिया डेट इज भारत, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। सेकंड क्या है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली, किस प्रकार की शासन प्रणाली, मतलब हमारे देश में सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, हमारे देश के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैसा है, पार्लियामेंट्री है। पार्लियामेंट्री मतलब एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है। और ध्यान देना, यहाँ पे सिंपल बताया जाता है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है वो एग्जीक्यूटिव अंडर कंट्रोल होती है लेजिस्लेचर के, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अपने मन से कोई कानून नहीं बनाती, कानून बनाती है लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं मेंबर, जो भी मिनिस्टर लोग होते हैं, वो लेजिस्लेचर से ही गए हुए होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम वही बात करें, संसादात्मक मतलब कि पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम में विधायिका यानी लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसको हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बोलते हैं। इसका मेन एलिमेंट क्या होता है, जो बेसिक एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है। क्लियर है ना? मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर को, जैसे इंडिया में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर में आप बोलते हो ना कि जो हमारे प्रेसिडेंट है बस नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। हम ऐसा हम ऐसा बोलते हैं ना कि प्रेसिडेंट है हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव तो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दोनों एक ही इंसान होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी दोनों पावर एक ही इंसान के पास होता है, उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर डिवाइड होता है, प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। क्लियर? लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ऐसा नहीं होता। और देखो हमारे देश में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट अलग है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, दोनों अलग अलग है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दोनों की दोनों प्रेसिडेंट ही होते हैं। क्लियर? अब ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत की संसदीय शासन प्रणाली। ध्यान देना, भारत की संसदीय शासन प्रणाली यानी इंडियन का पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जुडिशियल रिव्यू। हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़्यादा पावरफुल है,
ब्रिटेन में ऐसा नहीं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के कानून को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियरी बार बार रिव्यू करके हटा रही है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर। एक और चीज, भारत का संविधान परिसंघीय है। परिसंघीय का मतलब ध्यान देना, एक होता है यूनियन, यूनियन का मतलब है संघीय, एक होता है परिसंघीय का मतलब फेडरल, फेडरल का मतलब सेंटर, नीचे स्टेट, फिर नीचे और भी बड़ी। तो एक कैसे परिसंघीय हम कैसे बोलते हैं, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, तो पावर डिवीजन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्यों हम बोलते हैं, पावर डिवीजन के कारण। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और कुछ फीचर्स दिया हो, हमारे बुक में एक फीचर्स दिया है, क्या क्या बोला है कि हमारे देश में क्या क्या फीचर है, स्वतंत्रता मिला हुआ है। ध्यान देना, ये सारे फीचर हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, प्रियम्बल में लिखा है। तो सबसे पहले क्या क्या है, सबसे पहले ध्यान देना, प्रियम्बल में 5 पॉइंट लिखा ना, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये 5 फीचर तो होगा ही होगा, ध्यान देना, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सारे फंडामेंटल, ये सारे प्रियम्बल में दिए हैं। लेकिन प्रियम्बल में ये सब भी दिया है, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी को मेंटेन करना, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सारे हमारे संविधान के मेन मूल्य है, मेन वैल्यू है, कि हमारा संविधान इन वर्ड को बहुत वैल्यू देता है। ऐसा नहीं कि इन वर्ड को बहुत नीचे समझता है। जैसे ऐसा होता तो क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी होती, क्यों हम सेकुलर है, क्यों सोशलिस्ट कंट्री है। क्लियर। नेक्स्ट है, ध्यान देना, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान की आत्मा बोला गया है। ध्यान देना, नीति निर्देशक तत्व और यानी डीपीएसपी। ध्यान देना, जहाँ पे बिल्कुल भी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, मतलब जहाँ पे यहाँ से काम चल जाएगा, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं लिखूँगा, क्योंकि वो लिखूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ध्यान रखिएगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते एक एक स्टेटमेंट आप लिखो तो बहुत टाइम होगा, बहुत लेट हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी दोनों को मिला के हम बोलते हैं हमारे संविधान की आत्मा, कॉन्साइंस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। किन्होंने बोला है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला है। क्लियर है। भारतीय संविधान में जब मूल संविधान थे, जब हमारा संविधान 1949 में तैयार हुआ था, उस समय कितने आर्टिकल थे, 359 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। लेकिन अभी कितने, 12 शेड्यूल हैं। क्लियर। उसके बाद सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन ने जनगण मन गाया गया। जनगण मन कब गाया गया, 1911 के कलकत्ता सेशन में। इसी समय फिर यहाँ से कैपिटल चेंज किया गया, कैपिटल को चेंज किया गया, फर्स्ट टाइम जनगण मन गाया गया। उसके बाद नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम मतलब यही जनगण मन, और जो एक नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम। क्लियर। नेशनल एंथम जो है उसके गायन का मानक समय कितना है, मानक समय है 52 सेकेंड, मतलब आप 52 सेकेंड से ज़्यादा में नहीं गा सकते। उसके बाद भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग या लॉयर्स पैराडाइज बोला गया है। इसका मतलब क्या है, लॉयर्स बार बार मतलब क्या करते हैं, उसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं और बार बार उसमें बदलाव कर देते हैं, बार बार इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि उसमें इंटरप्रिटेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा बच जाता है। क्लियर। M.R. बोमाई वर्सेस इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1994 में केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट इसमें बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। भले ही फेडरल वर्ड का जिक्र नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है भारतीय संविधान। ध्यान देना, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसका है, मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लैक्सिबल के बीच का, क्योंकि कुछ आर्टिकल तो सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन कुछ आर्टिकल को आप स्पेशल प्लस, कुछ आर्टिकल को आप स्पेशल प्लस 50% स्टेट के सहमति से आप अमेंड कर सकते हो। इसीलिए केसी व्हीलर ने एक अच्छी लाइन बोली कि हमारा संविधान एक बैलेंस एस्टैब्लिश करता है रिजिड और फ्लेक्सिबल के बीच। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान क्यों ऐसा है संविधान कि हमारा इतना संविधान लार्ज क्यों है। बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक कारण ये है
कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच। क्लियर, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, एसटी एससी सबके लिए कानून सिंगल में बनाना पड़ा। नेक्स्ट देखो, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, ध्यान देना, अपनी राष्ट्रवादी नेशनलिज्म की भावना के चलते हमारे संविधान के जो बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे हुए थे, वो अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को, महत्व को, मतलब अल्पसंख्यकों जो माइनॉरिटी के लिए जो लोग काम करना था उसके इम्पोर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करते गए। ये कथन किसका? आइवर जेनिंग्स का है, आइवर जेनिंग्स का। Clear? In the nationalist process, the framers of the Indian Constitution have underestimated the importance of the interest and the feeling of minority. आइवर जेनिंग्स ने बोला है। Clear? नेक्स्ट क्या है? भारत एक अर्ध संघात्मक सरकार है, यानी क्वासी फेडरल है। ये किसने बोला? ये भी केसी फेडरल विले ने बोला है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? हम शुरू में बोलते हैं ना प्रियम्बल से, बी द पीपल ऑफ इंडिया। मेन स्रोत कौन है? पीपल ऑफ इंडिया, जनता है। क्लियर? नेक्स्ट है, ये तो हमने बता लिया। कोई भी देखो, इसमें मुझे ज़रूरत ही नहीं थी कुछ ऐसा लिखने की, मतलब कि कोई हिंदी से इंग्लिश समझ में ना आए, कोई वर्ड ऐसा था ही नहीं। कोई भी संविधान, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो या कितना भी बुरा कोई क्यों ना हो, अगर कितना भी अच्छा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाला इंसान अगर बुरा है तो संविधान बुरा हो जाएगा। किसने बोला है? बी आर अम्बेडकर ने। और ध्यान देगा, संविधान को संघात्मक यूनियन के तंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता। यूनियन, आप सिंपल यूनियन नहीं बोल सकते, यूनियन स्ट्रक्चर में नहीं डाला सकता, ऐसा नहीं बोल सकते सारा पावर सेंटर पर है और भारत के किसी के पास नहीं, इसमें नहीं डाला जा सकता। क्लियर? महात्मा गांधी ने एक चीज बोला था कि जो, ध्यान देना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इन्होंने देश को आज़ाद करवाया। आज़ाद करवाने के बाद इसको पॉलिटिकल पार्टी रहनी ही नहीं चाहिए थी, इसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इनकी छवि थी क्या? देश को आज़ाद करवाने वाली। इनको अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए था। महात्मा गांधी ने राय दिया था, लेकिन इन लोगों को पावर लेना था। क्लियर? एक और, भारतीय संघवाद को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद किसने बोला? जी आइस्टीन ने बोला। अध्यात्मक शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, ध्यान देना, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नेंस में एग्जीक्यूटिव की सारी पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। और लेकिन पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और प्रेसिडेंट दोनों के पास होता है। किसमें? पार्लियामेंट्री में। ध्यान देना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में बोला कि एडल्ट फ्रेंचाइजी को 15 साल के लिए अभी स्थगित कर दिया जाए। मतलब 15 साल के लिए अभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम एक बार थोड़ा और हमारे पास रिसोर्स हो जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएंगे, तो हम ये राइट आराम से लोगों को दे सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों ने मना किया, क्योंकि लोगों ने बोला कि सब लोगों ने साथ में पार्टिसिपेट किया है चुनाव, मतलब आज़ादी में, तो सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हाँ, एक दो पॉइंट और लिखा हुआ है। भारत का नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर। नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस यानी कमल। नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक। इंडियन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज में कितने तीलियां है, कितने स्पोक्स है? 24। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करते हैं सेवेंथ शेड्यूल में हमें डिस्कस करना है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। क्लियर? सबसे पहले भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता, ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? किसके विषय है? समवर्ती सूची का विषय। एक सेकंड, हाँ, इसका इंग्लिश आ गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल, और परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग, तथा आपराधिक जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, ये सब मामले कहाँ पे? कंकरेंट में। कंकरेंट में देखो 3 टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन, देखो 3 टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। यूनियन में देश कानून बना सकता है सेंटर,
स्टेट में स्टेट बनाएगा, कंकरेंट में दोनों कानून बना सकते हैं। कंकरेंट का मतलब है कि पहले अगर सेंटर कानून बना लिया है तो स्टेट उस पर कानून नहीं बना सकता। स्टेट तभी कानून बना सकता है जब प्रेसिडेंट उस कानून को एसेंट दे। क्लियर। एक और रेसिड्यूरी लिस्ट होती है कि जो इन तीनों में नहीं है, अगर ऐसा कुछ सब्जेक्ट आया बाद में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कानून बनाना हो, तो ऐसा डिजास्टर मैनेजमेंट पे जैसे कानून बनाना था तो सेंटर ने बनाया, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें से कहीं लिखा ही नहीं था। क्लियर है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई कानून बनाना है तो सेंटर बनाएगा, यानी रेजिड्यूरी पावर सेंटर के पास होती है। क्लियर। अब देखो, शिक्षा की सूची में, कंकरेंट लिस्ट में ध्यान देना, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में था, मतलब स्टेट लिस्ट में था, लेकिन स्टेट में लिस्ट में था, लेकिन कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद कुछ सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में था उस सब्जेक्ट को इन्होंने कंकरेंट में डाल दिया ताकि दोनों कानून बना सकते हैं। कब से, 1976 से। लैंड रिफॉर्म किस में, लैंड तो ऑब्वियसली लैंड वगैरह राज्य में आता है। रेलवे पुलिस राज्य सूची में, रेलवे का भी पुलिस, अब नॉर्मल पुलिस तो है ही राज्य में, रेलवे पुलिस भी राज्य में होता है। क्लियर। इकोनॉमिक प्लानिंग की सूची में, कंकरेंट लिस्ट में है, कंकरेंट इकोनॉमिक प्लानिंग, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है, कंकरेंट लिस्ट में। एग्रीकल्चर ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट में है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये भी स्टेट लिस्ट में है। दर्ड से, जैसे पीनल कोड है, पीनल कोड किस सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में, पीनल कोड। उसके बाद विवाह यानी मैरिज, विवाह विच्छेद यानी डाइवर्स, गोद लेना यानी अडॉप्टेशन आदि किस सूची में है, ऑब्वियसली समवर्ती सूची में है, यानी कंकरेंट लिस्ट में। क्लियर। आर्थिक इकोनॉमिक प्लानिंग कंकरेंट, कृषि स्टेट, पंचायती राज स्टेट। आपको एक लिस्ट भी दे रहा हूँ। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें, यूनियन में 97 है, स्टेट में 66 है, कंकरेंट में 52 है। क्लियर। क्लियर। अब देखो सबसे पहले यूनियन लिस्ट में क्या है, सबसे पहले प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, फॉरेन मामले फॉरेन अफेयर्स, नागरिकता सिटीजनशिप, संचार डाक या तार यानी पोस्ट एंड टेलीग्राफ, निगम कर सेवा कर, कॉर्पोरेट टैक्स सर्विस टैक्स। उसके बाद युद्ध और शांति वॉर एंड पीस, सीमा शुल्क वो निर्यात शुल्क कस्टम एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, बीमा इंश्योरेंस, प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिक्शन, कहीं किसी के देश से लाते जैसे विजय माल्या को इंग्लैंड से लाना, ये अधिकार सेंटर को है। और शेयर मार्केट सेंटर के पास है, शेयर बाजार। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, जो अंतर्राष्ट्रीय में जो संधि करते हैं, फॉरेन ट्रेड वगैरह संधि, किसी से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, उसकी बात। रेलवे भी सेंटर में है। मुद्रा और रिजर्व बैंक, आरबीआई और बैंकिंग सब सेंटर में है। समुद्री और हवाई जहाज, नेविगेशन और शिपिंग, ये भी सेंटर के पास यूनियन लिस्ट में है। विदेशी ऋण, फॉरेन लोन या फॉरेन ट्रेड वगैरह, लॉटरी, टैक्सेस, जो जनगणना होती है, सेंसस, डाकघर, बचत बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये भी सेंटर में है। और कुछ और है जो आपके बुक में नहीं लिखा था, मैंने लिख दिया, करेंसी, क्वाइनेज, एटॉमिक एनर्जी, नेशनल रिसोर्स, सिटीजनशिप तो हमने लिखा है, स्टेट ट्रेड, कॉमर्स, नेशनल हाईवे, इलेक्शन वगैरह करवाना, जो ऊपर के इलेक्शन होते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आए यहाँ पे देखिए, लोक व्यवस्था है यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस चाहे रेल में हो या ग्रामीण पुलिस सहित हो, सारे इसमें आएंगे। कारागार यानी प्रिजन की बात करते हैं, भूमि की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, स्वशासन लोकल गवर्नमेंट, प्रादेशिक लोक सेवा यानी अर्बन लोकल बॉडी जो म्यूनसिपैलिटी होती है इसकी, लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ, बाजार या मेले या मार्केट और फेयर, सट्टा और गैम्बलिंग, वेटिंग एंड गैम्बलिंग, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर्टी टैक्स, पशुपालन और सिंचाई, एग्रीकल्चर हस्बेंड्री एंड इरिगेशन, कृषि आय पे कर, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, गैस, वाइन, इंटरटेनमेंट, जो कि फिल्म आप देखने जाते हो टैक्स लगता है, स्टेट टैक्स होता है, लैंड टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, टॉल जो आपको लगता है रोड पे लगता है, कैपिटलाइजेशन टैक्स, प्रति व्यक्ति कर जो लगता है, विलासिता लग्जरी आइटम पे जो टैक्स लगता है, और स्टेट कोर्ट फीक, डिस्पेंसरी जो खोलते हैं, पिलग्रिमेज इंडिया में होते हैं वो टैक्स जो देते हैं, रिलीफ जो डिसेबल को दिया जाता है स्टेट को देना है, अनएम्प्लॉयबल एक लाइब्रेरी जो वगैरह, कम्युनिकेशन, ये सब क्लियर स्टेट को है। उसका कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में सबसे पहले है दंड विधि यानी क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, ये भी स्टेट लिस्ट में कंकरेंट में है।
आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक एंड सोशल स्कीम। ध्यान देना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको याद नहीं करना है, ये सब एक बार बस नज़र दौड़ा लेना है, आ जाएगा तो आ जाएगा। एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एंड डाइवोर्स, फैक्ट्री एंड लेबर यूनियन, और कारखाने और मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, फूड स्टॉप वगैरह के बारे में है। फैमिली प्लानिंग, फैमिली कंट्रोल, जस्टिस एंड प्रशासन की बात करती है, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है। और संपत्ति का अर्जन और अतिग्रहण, अर्जन का मतलब खरीदना, और अतिग्रहण मतलब खरीदना, अर्जन का मतलब ट्रांसफर करना। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाट माप का मतलब होता है जो तौलते नहीं है, वजन, वेट एंड मेजर, वेट एंड मेजर, ये भी होता है कंकरेंट लिस्ट में। उसके बाद वन्य जीव जंतु का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स। और उसके बाद आता है समाचार पत्र वगैरह होते हैं जो न्यूज़पेपर, बुक्स और मुद्रणालय। और उसका स्वास्थ्य, सैनिटेशन एंड मेडिटेशन, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उत्तराधिकार, क्लियर, प्राइस कंट्रोल, बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन, क्लियर, ये सब नॉर्मल, ये सब कंकरेंट लिस्ट में है। तो ऐसा नहीं कि आप सब याद रखना है भाई, बिल्कुल भी नहीं। राज्य सूची में एक्चुअली 66 नहीं है, पहले क्या था, इसमें 66 था, 47 था, इसका 5 उठा के इधर रख दिया तो यहाँ 61 हो गया, 52 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है प्रियम्बल। क्लियर, प्रियम्बल। प्रियम्बल सबसे पहले हम प्रियम्बल दोनों भाषाओं में याद होना चाहिए, मतलब किसी एक भाषा में आपको याद होना चाहिए। प्रियम्बल क्या है, देखो प्रियम्बल आपको पता है प्रस्तावना, देश का प्रस्तावना है, मतलब ये समझ लिया हमारे संविधान का एक जो भी किताब लेते हैं, किताब के पहले पेज में वो पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि क्या क्या कैसे कैसे सब कुछ, उसी को बोलते हैं प्रस्तावना। भाई देखो इसमें उतना डिटेल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और डिटेल से देखना है तो मेरा वीडियो आप लूसेंट वाला देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में कराता हूँ। क्लियर। तो प्रस्तावना सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण इनटू ए सॉवरन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक, रिपब्लिक। देखो इसमें जो वर्ड है ना, इसमें जो चेंज किया गया था उसमें वो वर्ड नहीं दिया क्योंकि ये ओरिजिनल से लिया गया है। तो क्या क्या नया वर्ड चेंज हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो जो सोशलिस्ट और सेकुलर है ये बाद में ऐड हुआ है, एक इंटीग्रिटी, इक्वालिटी के साथ भी बाद में ऐड हुआ है इंटीग्रिटी। क्लियर। तो समझ लिया 3 वर्ड आया हुआ है, ये थोड़ा पुराना है इसलिए यहाँ से याद रखिएगा क्या क्या ऐड हुआ है। सोशलिस्ट यहीं पर, जैसे सॉवरन के बाद 2 वर्ड ऐड हुआ है, तो सोशलिस्ट, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, और यहाँ पे एक ऐड हुआ है इंटीग्रिटी। और कब ऐड हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में क्या क्या लिखा हुआ है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या देना है, मतलब ये समझ लो हमारे ऑब्जेक्टिव है, हमारे ये तो ऑब्जेक्टिव कि हम ऐसा बनना चाहते हैं, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष जहाँ पे समाजवादी सरकार हो, प्रभुत्व संपन्न हो। तो क्या क्या हम चाहते हैं, क्या क्या समस्त नागरिकों मिले, सबसे पहले मिले जस्टिस, न्याय मिले, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद लिबर्टी हो, लोगों को छूट हो, किस चीज़ का स्वतंत्रता हो, विचार का यानी थॉट का, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एंड उपासना। तो इसमें याद रखना थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का होना चाहिए। और फिर समता हो, इक्वालिटी हो, किस किस का, प्रतिष्ठा और अवसर का, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। क्लियर। हाँ क्लियर, नहीं सॉरी यहाँ पे इंटीग्रिटी ऐड नहीं है, यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ द नेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सॉरी मैं वहाँ पे वैसे ही बोल दिया था, सही तो गलती से निकल गया था। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी फ्रेटर्निटी
दोस्ती भाई बंधुत्व को बढ़ाना है, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यहाँ पे ना आएगा भाई, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है, तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। क्लियर। इनैक्ट अडॉप्ट कर लिया गया, हेयर बाई अडॉप्ट कर लिया गया, इनैक्ट कर लिया गया और हमें दे दिया गया। क्लियर। कुछ चीज़ें और हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब लाया गया, ध्यान देना। सबसे पहले कुछ डेट याद कर लेते हैं। सबसे पहले ऑलमोस्ट 9 दिसंबर 1946 को सारे लोग बैठे। क्लियर। 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया। 11 दिसंबर को आगे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। और 11 दिसंबर के VN राव एडवाइजर थे। क्लियर। और उसके बाद उसके 4 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया, जो कि अगले महीने पास हो गया जनवरी में। क्लियर। जनवरी में जाके पास हो गया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी वही है, मतलब हमें संविधान बनाने से पहले हमें पता तो चलना चाहिए ना कि संविधान कैसे बनाया जाए, क्या क्या होना चाहिए संविधान में, बस वही बात सब लिखी हुई है। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1946 को लाया। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सिंपल पूछ रहा है कि सेकुलर वर्ड हमारे संविधान में कहाँ लिखा है, तो प्रियम्बल में लिखा है। प्रियम्बल में लिखा है ना भाई, क्या लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष। यहाँ पे सेकुलर ऐड नहीं है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर। क्लियर। कब ऐड हुआ है तीनों वर्ड, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम यानी सॉवरन, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर, प्रजातांत्रिक गणतंत्र, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की गई है। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में बोला गया था कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत समाज के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के अंदर इवन प्रियम्बल में भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक चीज को आप ध्यान रखना है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का मेंटेन रहना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पे कुछ नहीं होना चाहिए। किस केस में बोला था, केबीसी केस में, केशवानंद भारती केस में। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रियम्बल भी पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर। अब यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल। उसके बाद वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है, वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है सबका कल्याण हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो और ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। 2 टाइप से, पहले आप 5 लोगों को करते थे, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देते थे। अब 10 लोग का करते हो, रोटी कपड़ा मकान के अलावे उसको हेल्थ भी देते हो, एजुकेशन भी देते हो। क्लियर। उसके बाद भारत एक रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब है कि भारत का जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब प्रेसिडेंट, वो किसी फैमिली से नहीं आएगा, उसका भी एक इलेक्शन होगा। यानी हेड ऑफ स्टेट यानी हमारे प्रेसिडेंट है, उनका इलेक्शन होता है, वो किसी फैमिली से नहीं आते कि इसी फैमिली का बनेगा, मतलब गांधी फैमिली का ही बनेगा, मतलब वो जवाहरलाल नेहरू वाली फैमिली का ही बनेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, हाँ देखो, अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ ना कि प्रियम्बल को इन्होंने आत्मा बोला था। अब क्वेश्चन उठता है किस केस में बोला। एक केस है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। इस केस में जो न्यायमूर्ति थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनका नाम था एम हिदायतुल्लाह
इन्होंने बोला कि उद्देशिका यानी प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के धर्मनिरपेक्ष का सही भाग क्या है। ध्यान दें, इंडिया का धर्मनिरपेक्ष का सही भाग मतलब क्या है। इसका सिंपल ये मतलब है कि भारत के राज्य का कोई धर्म, स्टेट हैव नो रिलीजन। और स्टेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन के बलबूते चलती है। स्टेट किसी, देखो अगर हमारा सेकुलरिज्म का डेफिनेशन वेस्टर्न सेकुलरिज्म से थोड़ा डिफरेंस है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या बोलता है, जो अमेरिका वगैरह में चलती है, वो बोलती है कि स्टेट को रिलीजन में कोई इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। लेकिन इंडिया वाली बोलती है हाँ इंटरफेयर करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। जैसे साबरीमाला टेम्पल का इशू हुआ, जब वहाँ पे वो मतलब जो टेम्पल के लोग थे, टेम्पल की अथॉरिटी थी, वो वुमेन को एंट्री नहीं देती थी। तो वेस्टर्न लोग क्या करते, वेस्टर्न देश वाले लोग कुछ भी नहीं, उसमें इंटरफेयर ही नहीं करते कि उसकी मर्जी है किसको आने देना है किसको नहीं। लेकिन हमारे देश के संविधान ने थोड़ा इंटरफेयर किया। तो हमारा क्या है कि हम इंटरफेयर करते हैं जरूरत के वक्त। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पता है जस्टिस की बात की, न्याय का तत्व बात की, जस्टिस की बात की हमारे संविधान में। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किस देश से लिया गया है, ये वाला पॉइंट 1917 के रूसी क्रांति से। हाँ, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं यूएसएसआर से लिया गया है। यूएसएसआर से एक और चीज लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी। क्लियर। हाँ भाई, एक पॉइंट यहाँ पे दिया है ना, आप देख लेना, लेकिन मुझे तो एक गलत लग रहा है साफ साफ, इसलिए मैंने इसका सही पॉइंट जो मुझे पता है, जो लक्ष्मीकांत में दिया है वो मैंने लिखा। ये पॉइंट मुझे गलत लग रहा है। क्लियर। देखो 3 केस आप याद रख लेना। बेरूबारी यूनियन केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, इसलिए उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। उसके बाद केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसमें बदलाव कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। और 1995 में एलआईसी का केस था वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। इसने बोला कि ये इंटीग्रल पार्ट है, ध्यान देना, इसने बोला कि इंटीग्रल पार्ट है संविधान का। क्लियर। लेकिन ये पार्ट मुझे गलत लग रहा है, ये आपके बुक का गलत लग रहा है, आप देख लेना। अगर कुछ ऐसा सोर्स आपको मिल रहा है जो आप उसको सही बताता है तो आप बताइएगा, मैं इसको पिन कर दूंगा आप कमेंट सेक्शन में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किनका है, सार्वभौमिकता के। सिद्धांत यही है ना कि सॉवरेनिटी का मतलब यही है ना कि ध्यान देना, सॉवरेनिटी का मतलब था दूसरे देश का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, दूसरे देश का सॉवरेनिटी। अगर इंडिया की बात करें, लेकिन अपने खुद के सॉवरन की बात करें तो इसका मतलब मैं मतलब सारे लोग बराबर है, इसका मतलब कोई किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सॉवरेनिटी का मतलब है एवरीवन इज इक्वल एंड कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है ऐसा नहीं कि मुझे तो तुम्हारी जरूरत ही जरूरत है। क्लियर। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, लौकिक यानी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है। और क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, हम ऐसा बोलते हैं ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी पूरा संविधान हम ही लोगों ने बनाया है। क्लियर। उसके बाद लोक कल्याण, जो शब्द है लोक कल्याण यानी वेलफेयर स्टेट, कहाँ पे दिया हुआ है, डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ है। क्लियर। मतलब कि लोक कल्याण, वेलफेयर स्टेट जैसा वर्ड हमारे प्रियम्बल में थोड़ी था। प्रियम्बल में कहाँ हमने देखा, सॉवरेनिटी, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, स्टेटस ऑफ इक्वालिटी है, और उसके बाद लिबर्टी है। कहाँ ये था वर्ड, वेलफेयर स्टेट का वर्ड ही नहीं मैंने देखा। आपने देखा? नहीं देखा। क्लियर। कहाँ पे दिया हुआ, डीपीएसपी में दिया हुआ। कब चेंज किया गया इसमें, प्रियम्बल में कब बदलाव किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड ऐड किए, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, 3 वर्ड ऐड किए। क्लियर। अब बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा ली गई है उसका विस्तार कहाँ है। प्रियम्बल में जिस वर्ड की बात की है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वालिटी, स्टेटस, ये सब बात की गई, इस सब का डिटेल में कहाँ दिया गया, डिटेल में दिया गया डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में,
मौलिक अधिकार में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। नेक्स्ट है सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर, यही तीन तो ऐड किया गया, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एंड सेकुलर, ये तीनों ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्लियर। उद्देशिका को राष्ट्रीय जन्मपत्र यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला जाता है। किसने दिया जैसा बोला? के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 3 केस मैंने बताया था ना। पहला केस था बेरूबारी केस में बोला कि संविधान का पार्ट नहीं है, बेरूबारी यूनियन केस में। क्लियर। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान के प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों के विचार है, हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म जो हमारा ड्रीम है वही हमें दिखाता है कि हमें सॉवरेन बनना है, सेकुलर बनना है, डेमोक्रेटिक बनना है। क्लियर। क्लियर। अब यहाँ से मैं ऐड करूँगा बस थोड़ी देर बाद, मतलब ये सब आपको एक साथ मिलेगा बट मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगा। ठीक है, बाय।